एकदम है एकदम Assalamu alaikum students. See, how are you all? We have started our story, The Ant and the Cricket. Have you got it in your worksheet? Your worksheet of English B, page number 79. All of you must get the page and hold pencil or pen in your hand to note down the meanings of difficult words. Okay. This is the story about the ant and the cricket. All of you must know what is an ant. Ant is a चींटी, कीड़ी, चींटी जिसे हम कहते हैं. You are most often we find it in summer season. नीचे कहीं भी दीवारों पे कहीं कोई खाने पीने की चीज पड़ी हो वहां पे फौरन चींटियां पहुंच जाती हैं. They are normally seen in summer season. और जहाँ कहीं कोई भी खाने की चीज है चींटी फौरन वहां पहुंच जाती है. और चींटी कभी भी आपको फारिग नजर नहीं आती. इसका जो मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इट्स ऑलवेज बिजी इन बट इन कलेक्टिंग फूड. क्यों फूड इकट्ठा कर रही होती है? बिकॉज फॉर द विंटर सीजन. क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्दियों में ये सारी चींटियां जो हैं गो अंडरग्राउंड चली जाती हैं, जमीन के नीचे अपने घरों में अपने बिलों में रहती हैं. और गर्मियों में ये बाहर आती हैं. और गर्मियों में न सिर्फ ये अपना गर्मियों की खाना खा रही होती हैं बल्कि साथ साथ उनका जो मेन टास्क होता है दे हैव टू स्टोर फूड फॉर द विंटर सीजन. बिकॉज विंटर में ये सर्दी इतनी होती है कि ये सर्दी में बाहर नहीं आ सकती, नहीं सरवाइव कर सकती. सर्दी में ये इनकी डेथ हो जाए अगर ये बाहर निकल आए. तो ये जमीन के नीचे जो जहां इनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है वहां पे ये सरवाइव करती हैं. एंड द क्रिकेट क्या है? क्रिकेट इज एन इंसेक्ट लाइक बर्ड. मतलब आप कह सकते हैं इंसेक्ट है लेकिन ये उड़ता हुआ नजर आता है. जैसे आपको ग्रास ऊपर नजर आता है. ग्रास ऊपर देखा होगा जी, बिल्कुल, जिसको आप ग्रास ऊपर कहते हैं. और ये इसी तरह के जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना उन्हीं की तरह का ये एक इंसेक्ट है क्रिकेट, जिसे उर्दू में हम झींगर कहते हैं. और ये उड़ सकता है. मतलब इसके भी जैसे वो ग्रास ऊपर के पर होते हैं ना इसी तरह के इसके भी होते हैं विंग्स और इट कैन फ्लाई. एंड इट इज ऑल्सो सीन इन समर सीजन, स्प्रिंग सीजन. जहाँ सब्जा होता है, ग्रीनरी होती है, वहां पे ये नजर आता है. और सिर्फ स्प्रिंग सीजन में, बाहर के मौसम में नजर आता है जब सब्जा और फूल होते हैं हर जगह. द स्टोरी इज अबाउट द आंट एंड द क्रिकेट. अब ये स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज अबाउट द आंट एंड द क्रिकेट. चींटी और झींगर के बारे में है, क्रिकेट के बारे में. वंस अपॉन अ टाइम. अब वंस अपॉन अ टाइम व्हाट डज इट मीन? एक दफा का जिक्र है. बिकॉज ये जहां भी हम स्टोरी शुरू करते हैं मोस्टली हम स्टोरी शुरू करने से पहले उसका एक स्टार्टिंग सेंटेंस देते हैं दैट इज वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है. हिमायतुल्लाह वीडियो बंद करें. एक दफा का जिक्र है. और दूसरे आप इसमें स्टोरी में हमेशा हम पास्ट टेंस यूज करते हैं बिकॉज
स्टोरी जो है वो पास्ट के बारे में बयान की जाती है, तो पास्ट टेंस यानी हमने इसमें सेकंड टेंस मोस्टली यूज करना है। मोस्टली हम इसमें सेकंड टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। पास्ट टेंस होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, या हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, नाउ कम टू द स्टोरी। अब दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में होगी और इसमें आपने गुजरी हुई बात को डिस्क्राइब करना है। दिस स्टोरी इज अबाउट द आंट एंड द क्रिकेट। चींटी और झींगर के बारे में है, which both of these are seen in the summer and spring season. सर्दियों में ये विजिबल नहीं होते। Once upon a time, एक दफा का जिक्र है। There lived a young cricket. एक young cricket रहता था, एक झींगर रहता था, and an ant और एक चींटी in a forest. Forest में, forest mean जंगल। When spring season came, जब बहार का मौसम आया। स्प्रिंग सीजन, बहार का मौसम, मौसम बहार। There are 4 seasons: summer, winter, autumn and spring. Spring is बहार। जब बहार का मौसम आया, the young cricket was very happy. क्रिकेट बहुत खुश था। क्रिकेट क्यों खुश था? ग्रीनरी देखकर, सब्जा देखकर। He sang merrily. He sang, वो गाता रहा। मैरिली, मैरिली खुशी के साथ। MERRILY, मैरिली होता है खुशी के साथ। अब इसमें भी देखिए आप, ये सिनोनिम है MARRY मैरी और MERRY मैरी। MARRY मैरी होता है शादी करना, एंड MERRY मैरी खुशी। अब आपने यहाँ पे कौन सा यूज करना है? MERR वाला, इसका मतलब है खुशी। ही sang merrily, वो खुशी से गाता रहा। throughout the spring and summer, पूरा बहार और गर्मियों के मौसम। he enjoyed, उसने enjoy किया। and did not think, और नहीं सोचा। about the coming winter, आने वाली सर्दियों के बारे में। वो सारा वक्त बहार के मौसम में, सारा वक्त फूलों के गिर्द, तितलियों के गिर्द वो घूमता रहा, उड़ता रहा, एंजॉय करता रहा, सिंगिंग करता रहा। Whereas mean जबकि, whereas the ant was always busy in collecting food for winter. जबकि चींटी हमेशा मसरूफ नजर आती थी इन कलेक्टिंग फूड, खाना इकट्ठा करने में, फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए। ये तो एक फैक्ट है, जहां कहीं भी आपको चींटी नजर आती है, इट्स ऑलवेज बिजी। कहीं वो एक जगह रुकी नहीं होती, बल्कि वो हमेशा चींटियां इधर से उधर आ जा रही होती है। और वो उनकी ये भाग दौड़ किस लिए होती है? दैट इज फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर, कि जहां भी खाने की उन्हें खुशबू आती है, कोई खाने पीने की चीज नजर आती है, वो फौरन वहां पहुंच जाती हैं, और बहुत सी पहुंच जाती हैं, और अपनी इस्तेदाद से बढ़ के वो कोशिश करती है कि अपनी हिम्मत से ज्यादा वो खाना जो भी उन्हें मिले वो ले जाके अपना स्टोर करती रहती हैं। अब आंट हमेशा अपना काम करती रहती थी, खाना इकट्ठा करती थी, जबकि क्रिकेट throughout the time, throughout the spring and summer, वो सिर्फ एंजॉय करता रहा, गाता रहा, फूलों के गिर्द, सब्जे के गिर्द वो एंजॉय करता रहा। टाइम पास बाय। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। टाइम पास बाय, वक्त गुजरता गया। एंड विंटर सीजन सेट इन, और विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम या मौसम सरमा, सेट इन, शुरू हुआ। विंटर सीजन सेट इन, और सर्दियों का मौसम शुरू हुआ। Trees began to shed their leaves. दरख्तों ने began to shed mean गिराना, दरख्तों ने अपने पत्ते गिराना शुरू कर दिए।
एंड स्नो कवर्ड एवरीथिंग। और स्नो क्या है? लाइट फ्लेक्स, जो बर्फबारी होती है, हल्की हल्की बर्फ, नॉट आइस बट इट इज स्नो। आइस वो है जो हमारे फ्रिज में फ्रीज होती है, सॉलिड आइस। और ये स्नो क्या है? इट्स फ्लेक्स, जो स्नोफॉल होती है, मतलब हल्के हल्के जो गालों की सूरत में गिरती है, रुई के गालों की सूरत में जो बर्फ गिरती है बादलों से, दैट इज कॉल्ड स्नो। एंड स्नो कवर्ड एवरीथिंग, और बर्फ ने हर चीज को ढांप लिया। देयर वॉज नो फूड फॉर द क्रिकेट इन विंटर, सर्दियों में क्रिकेट के लिए कोई खुराक नहीं बची थी। देयर वॉज नो फूड, कुछ खाने को नहीं था, कोई खुराक नहीं थी, फॉर द क्रिकेट, क्रिकेट के लिए, झींगर के लिए, इन विंटर, सर्दियों में। अब चूंकि उसने कोई फूड स्टोरिंग नहीं की थी, अपने लिए फूड कोई इकट्ठी करके नहीं रखी थी, और सर्दियां आ गई थी, और अब सर्दियों में उसके पास खाने को कुछ नहीं था। क्यों कुछ नहीं था? बिकॉज जब गर्मियों का मौसम होता है, बाहर का मौसम होता है, दरख्तों पे फल होते हैं और चीजें हैं, वो उनको एंजॉय कर लेता है। लेकिन अब जब सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो, तो वहां पे कोई फ्रूट, कोई चीजें नहीं थी जो वो खा सकता, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। He began to starve. Starve mean die of hunger, भूख से मरना। Starve, die of hunger, भूख से मरना। बेटा मीनिंग साथ साथ नोट डाउन कीजिए। He began to starve, वो भूखों मरने लगा, यानी उस पे ये नौबत आ गई, ये टाइम आ गया कि he was about to die, कि अगर उसे मजीद कुछ और टाइम खाना ना मिलता तो वो भूख से मर जाता। It became difficult for him, ये उसके लिए मुश्किल हो गया, to survive, survive mean कायम रहना, बका, सर्वाइवल होता है बका, और सर्वाइव कायम रहना, बाकी रहना। तो क्रिकेट के लिए फूड के बगैर अपना बका, अपना सर्वाइवल, यानी अपने आप को बाकी रखना, जिंदा रखना मुश्किल हो गया। यानी अब चूंकि वो बहुत दिनों से भूखा था, कई दिनों से भूखा था, और अब उस पे वो टाइम आ रहा था कि अगर वो उसको खाने को कुछ ना मिला तो वो he might die, मर सकता था, it might die due to starvation, due to hunger, भूख की वजह से वो मर सकता था। He thought of the aunt living nearby. He thought, उसे ख्याल आया, किसका ख्याल आया? Of the aunt. Thought क्या है? think की सेकंड फॉर्म है। He thought of the aunt, उसे चींटी का ख्याल आया, living nearby, जो उसके नजदीक रहती थी। नियर बाय नजदीक, लिविंग नियर बाय नजदीक रहती थी। He went to the aunt, वो उस आंट के पास गया, अब वो चींटी के पास गया, and asked for some food, और उससे कहा for some food, कुछ खाने के लिए। अब उस आंट का ख्याल आया कि इधर कहीं करीब कोई वो आंट भी तो रहती है ना, जो उसके साथ स्प्रिंग सीजन में होती थी, स्प्रिंग सीजन में वो उसे देखता था। तो वो आंट के घर गया और उसे कहा कि मुझे कुछ खाना दे दो। The aunt asked him what he was doing in summer. अब आंट ने उसे पूछा, चींटियां बड़ी बासूल जिंदगी गुजारती हैं, मतलब डिसिप्लिन होता है उनकी जिंदगी में, होती तो बहुत छोटी है लेकिन उनकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है। आप देखें कि वो खाने की तलाश करें, अपना काम करें। दूसरी चीज, वो कतार में ट्रेवल करती हैं, मतलब जहां भी वो होती हैं वो इकट्ठी लाइंस में आती हैं, जाती हैं, उनके कुछ असूल होते हैं। अब उसने उससे पूछा व्हाट ही वाज डूइंग इन समर, कि तुम गर्मियों में क्या करते रहे थे। व्हाट ही वाज डूइंग इन समर, कि वो गर्मियों में क्या कर रहा था। ही रिप्लाइड मीन जवाब दिया। अब उसने क्या जवाब दिया? I did nothing, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, but sang, लेकिन गाता रहा, and enjoyed, और enjoy करता रहा, in summer, गर्मियों को। अब उसके पास क्या जवाब था? यही जवाब था कि काम तो उसने कोई नहीं किया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि मैं
गर्मियों के मौसम को एंजॉय करता रहा और गाता रहा। The aunt said to him, अब आंट को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, उसका जवाब, और उसने उसे कहा, Now go, अब जाओ, यानी अब तुम जाओ बाहर, and dance in winter, और सर्दी में जाके डांस करो। पहले तुम सिंगिंग करते रहे हो, अब जाके डांसिंग करो सर्दी में, because क्यों? We aunts neither lend nor borrow. अब उसने क्या उसे जवाब दिया? We aunts neither lend nor borrow. हम चींटियां neither lend mean उधार देना, borrow उधार लेना। दोनों के मीनिंग्स नोट डाउन करें। lend उधार देना, borrow उधार लेना। और neither और nor इट्स अ पेयर ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन है ये, joining words हैं which are used in the form of pair। और उसने क्या जवाब दिया कि तो अब तुम जाओ और सर्दी में जाके डांस करो, because we aunts neither lend nor borrow, क्योंकि हम चींटियां ना उधार लेती हैं ना उधार देती हैं। Saying this, she turned him, ये कहते हुए, saying this, ये कहते हुए, she turned him out of her house, उसने उसे, she turned him out, उसने उसे बाहर निकाल दिया, turn him out, उसे बाहर निकाल दिया, of her house, अपने घर से। ये कहते हुए उसने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। Those who do not think, वो लोग जो नहीं सोचते, जो नहीं ख्याल करते, about the future, मुस्तकबिल के बारे में। वो लोग जो मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते, जो मुस्तकबिल के बारे में ख्याल नहीं करते। फ्यूचर, मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। वो लोग जो नहीं सोचते मुस्तकबिल के बारे में या आने वाले वक्त के बारे में नहीं ख्याल करते, नहीं फिक्र करते, सफर a lot in the end, सफर नुकसान उठाते हैं, a lot बहुत ज्यादा, in the end आखिर में। यानी वो लोग जो आने वाले वक्त की फिक्र नहीं करते, आने वाले वक्त का सोच के उसके लिए पहले से प्लानिंग करके काम नहीं करते, they have to suffer a lot, उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, in the end आखिर में। Moral of the story, नतीजा क्या है इस स्टोरी से, हमें क्या नतीजा निकालते हैं, क्या हमें मॉरल लेसन मिलता है, क्या हम इससे सबक लेते हैं? नो पेन्स नो गेम्स, यानी जो पेन लेके, नो पेन्स, जो पेन नहीं लेता, जो टेंशन नहीं लेता किसी चीज की, जो टेंशन लेके काम नहीं करता, नो गेम्स, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यानी जो मेहनत करेगा उसी को कुछ हासिल होता है। अब जैसे वो आपने लाइन सुनी होगी कि मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई। वही बात है ना कि जो मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है कि मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई। यानी जो लोग मेहनत करते हैं, अपना मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए, उन्हीं को आगे आखिर में बड़ाई मिलती है, अजमत मिलती है। अब जाहिर है जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करता उसे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। Is it clear to all of you? Okay, this is the story, and now you have noted the meanings of the difficult words. Now come to page number 77. Page 77 of your worksheet. You have completed the story, and now come up to page 77 of your worksheet. Letter number 2.
Some students had missed the letter, so I am repeating it. Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. ये आपने लेटर लिखना है अपने फादर को और उनसे रिक्वेस्ट करनी है टू सेंड यू कि आपको भिजवा दें सम एक्स्ट्रा फंड, कुछ ज़ायद पैसे फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज, हॉस्टल ड्यूज की पेमेंट के लिए। हॉस्टल के ड्यूज, हॉस्टल के अखराजात पे करने के लिए। सपोज यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल, यू आर लिविंग फार अवे फ्रॉम योर फैमिली, you are living far away from your family and you want your father to send you some extra amount, मतलब वो आपको एक पर मंथ आपको पॉकेट मनी तो भिजवाते हैं जिससे आपने हॉस्टल ड्यूज और बाकी चीजें पे करना होती है, लेकिन अब आप उनसे कह रहे हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भिजवाएं सो दैट आप अपने हॉस्टल ड्यूज पे कर सकें। लेटर पैटर्न वही है जो आप पहले लिखते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा, इसमें एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल होगा, सिटी सी कैपिटल होगा और सिटी हमने अपना शो नहीं करना होता इसलिए हम ए डॉट बी डॉट सी डॉट लिखेंगे। एंड देन कम्स डेट, डेट जो भी उस दिन की डेट है वो आपने लिखनी है। यहाँ पे है मार्च 15, पहले आपने मंथ का नेम मेंशन करना है और मंथ आपको पता है इट्स अ प्रॉपर नाउन, मंथ का नेम। मंथ कॉमन होता है, एम से स्मॉल एम से लिखते हैं, लेकिन अगर किसी मंथ का नाम हम लिख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, it is all in, it becomes proper noun and you will write it with first letter capital, इसका initial letter आपका capital होगा। March 15, comma, and then year 2020, full stop. Then leave a line and write, dear father. Father में, for father you will write the F in capital letter. D और F कैपिटल होगा, डियर का D और फादर का F कैपिटल लेटर में होंगे। देन प्लेस अ कॉमा आफ्टर दैट। देन कम्स अस्सलामु अलैकुम। अब इसके बाद अब वन लाइन लीव करेंगे और फिर हम अपना लेटर का सब्जेक्ट जो हमने लेटर में बात करनी है वो शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के आपने स्पेलिंग्स, बी श्योर दैट योर स्पेलिंग्स मस्ट बी करेक्ट। यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स, इनको अच्छे तरीके से लर्न करें, प्रैक्टिस करें एंड पुट अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर दैट। अस्सलाम वालेकुम के बाद ना आपने कॉमा लगाना है ना फुल स्टॉप लगाना है, बल्कि आपने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। आई हैव बीन प्लानिंग टू राइट टू यू, मैं कई दिनों से सोच रही थी, फॉर मेनी डेज, मैं कई दिनों से सोच रही थी आपको खत लिखने का, बट कुड नॉट फाइंड टाइम टू डू सो, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल सका ऐसा करने का। फाइंड टाइम, वक्त मिलना, टू डू सो, ऐसा करने का। अब आपने फादर को चूंकि खत लिख रहे हैं, एक रिस्पेक्टफुल वे में लिखना है, अच्छे तरीके से बात करनी है। अब आपने उन्हें बताया है कि मैं आपको कई दिनों से खत लिखने का सोच रही थी, लेकिन ऐसा करने का मुझे टाइम ना मिल सका। क्यों ना मिल सका, अब आगे एक्सप्लेन करें। माई एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, ड्रॉइंग नियर नजदीक आ रहे हैं। माई एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, ड्रॉइंग नियर करीब आ रहे हैं, कमिंग नियर। एंड आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देम, और मैं उनकी तैयारी में मसरूफ हूँ। अब आप उन्हें बता रहे हैं अपने फादर को कि मेरे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और मैं उनकी तैयारी में मसरूफ हूँ। आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूँ, प्रिपेयरिंग फॉर देम, उनकी तैयारी में। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई कोर्स, आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन पहले ही, मैं पहले ही रिवाइज कर चुकी हूँ अपना कोर्स। रिवाइज करना, दोहराना, ऑलरेडी पहले ही, मैं पहले ही अपने कोर्स की रिवीजन कर चुकी हूँ, रिवाइज कर चुकी हूँ।
You need not worry. You need, आपको जरूरत नहीं वरी, परेशान होने की, अबाउट माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई के बारे में। यानी मैं पहले ही बड़ी कॉन्शियस होके अपनी तैयारी कर रही हूँ, इसलिए आपको मेरी पढ़ाई के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। The only problem that I face these days, सिर्फ एक प्रॉब्लम जिसका मुझे इन दिनों सामना है, that I am running short of money. The only problem, सिर्फ एक मसला, that I face, जिसका मुझे सामना है, फेस कर रही हूँ मैं, मुझे सामना है, फेस करना, सामना करना, these days, इन दिनों, जिसका मुझे इन दिनों सामना है, वो मसला क्या है, that I am running short, कमी होना, कम होना, कि मेरे पास कमी है, ऑफ मनी, पैसों की, कि मेरे पास पैसों की कमी है। As I bought some books, क्योंकि मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। As I bought some books, क्योंकि मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। Which has upset my budget, जिन्होंने मेरा बजट खराब कर दिया है, अपसेट कर दिया है। बजट क्या होता है, जो आपने पैसों का हिसाब किताब लगा के रखा होता है कि इतने पैसे इस चीज के लिए, इतने पैसे इस चीज के लिए हैं, ये आपका बजट है। I shall be very grateful, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। GRATE, ग्रेट, ग्रेटफुल, ठीक है, GRATEFUL। अब ये वाला जो ग्रेटफुल होता है ये शुक्रगुजार होता है, GRATE, ग्रेट वाला। और जो दूसरा ग्रेट होता है GREATE, ग्रेट, वो बड़ा अजीम होता है। बेटा सिनोनिम्स जो दरमियान में आते हैं मैं आपको बताती हूँ और आप लोग नोट कर लिया करें ताकि आप अपने स्पेलिंग्स जब लिखें तो करेक्ट स्पेलिंग लिखें। इफ यू सेंड मी, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। इफ यू सेंड मी एटलीस्ट 2000 रुपीज, अगर आप मुझे, इफ यू सेंड मी, अगर आप मुझे भेज दें, एटलीस्ट, कम अज कम, एटलीस्ट, कम अज कम, 2000 रुपीज, 2000 रुपए, टू पे माई हॉस्टल ड्यूज, मेरे हॉस्टल के अखराजात पे करने के लिए। एंड मीट माई अदर नीड्स, मीट माई अदर नीड्स, दूसरी जरूरियात को पूरा करने के लिए। अब आप अपने फादर से कह रही हैं कि आप मुझे पढ़ाई के बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, मेरी अच्छी तैयारी हो रही है, मैं सारा रिवाइज भी कर रही हूँ, और सिर्फ एक प्रॉब्लम है मुझे, वो ये है कि एक प्रॉब्लम जिसका मुझे सामना है वो क्या है कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, कि मेरे पास पैसों की कमी है। एज आई बॉट सम बुक्स, क्योंकि मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। विच हैज अपसेट माई बजट, जिससे मेरा बजट खराब हो गया है, और मैं शुक्रगुजार होंगी अगर आप मुझे कम अज कम 2000 रुपए भिजवा दें मेरे हॉस्टल के अखराजात पूरे करने के लिए। एंड मीट माई अदर नीड्स, और मेरी दूसरी जरूरतें पूरा करने के लिए। पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, घर में सबको मेरा सलाम दें। ये लाइन आपने इस के पैराग्राफ से हट के अलग लाइन में जाके लिखनी है। ये लाइन आपने अलग से लिखनी है, पैराग्राफ के साथ ज्वाइन नहीं करनी। और उसके बाद 1 लाइन का गैप देके आपने लेटर की एंडिंग करनी है। लेटर की एंडिंग के लिए आपने लिखना है योर्स अफेक्शनेटली। अब यहाँ पे आपका वाई कैपिटल होगा योर्स में, और योर के साथ एस आएगा, इसमें आपने एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना। योर के बिल्कुल साथ आर के साथ ही एस आपने लिखना है और इस पे कॉमा पुट नहीं करना, ठीक है। देन कम्स अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली आप लिखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। जो लेटर आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए फादर, मदर, अंकल, बहन, भाई को लिखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, उसमें आप अफेक्शनेटली यूज करते हैं। AFFECTIONATELY, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ कॉमा इन द एंड। उसके बाद आपने कॉमा जरूर लगाना है। और फिर
वही जैसे आप बाकी लेटर्स में करते हैं कि एंड में आपने अपना नेम शो नहीं करना. यू विल राइट x.y.c. ठीक है. ये आपका लेटर भी हो गया है. अब इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, नोट करने हैं मीनिंग्स. ठीक है.